बच्चों, बारिश रुक गई है। मैं अभी अनाज लेकर आती हूँ। जैसे ही रानू चिड़िया घर से बाहर निकलती है, तभी उसे शिकारी जालिम चील घोंसले की तरफ आता दिखाई देता है। आहा, शिकार की गंध तो यहीं कहीं से आ रही है, लेकिन यहाँ पर तो कोई नहीं है। लगता है शिकार यहीं से उतर गया है। मुझे जरा और आगे जाकर देखना होगा। मम्मा, वो कौन था? वो एक शिकारी जालिम चील था बेटी। ऐसे शिकारी चीलों से हमें दूर ही रहना चाहिए, वरना वो हमें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर वो शिकारी पंछी फिर से यहाँ आ गया तो आप हमें छोड़कर कहीं मत जाइए माँ। और ऐसे दोनों ही बच्चे डरकर अपनी माँ को गले लगा लेते हैं। बच्चों, अब मुझे दाना लेने के लिए घर से बाहर तो जाना ही होगा। जल्दी ही हम हमारा घर किसी सुरक्षित जगह पर बना लेंगे। ऐसा कहकर रानू चिड़िया अनाज लेने के लिए चली जाती है और थोड़ी दूर जाने के बाद उसे अनाज मिल जाता है और वो अनाज लेकर अपने घर की तरफ जा ही रही थी कि तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। अरे चिड़िया रानी, अरे ओ चिड़िया रानी। आवाज सुनकर रानू चिड़िया उस पेड़ के पास चली जाती है। अरे चिड़िया रानी, मैं बहुत सूख गया हूँ। मुझे पानी की बहुत जरूरत है। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? अगर तुम पास वाली नदी से थोड़ा पानी लाकर मेरी जड़ों में डाल दोगी तो शायद मुझे थोड़ी राहत मिलेगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं पेड़ भाई, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ, आप चिंता ना करें। ऐसा कहकर रानू चिड़िया पास वाली नदी से एक मटकी में पानी भरकर ले आती है और उस पेड़ की जड़ों में डाल देती है। तब उस पेड़ को राहत मिलती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया चिड़िया रानी। कोई बात नहीं पेड़ भाई, अब मैं चलती हूँ। रानू चिड़िया अपने घर जाकर अपने बच्चों को खाना खिला देती है और थोड़े दिनों के बाद रानू चिड़िया अपना घर एक सुरक्षित स्थान पर बना लेती है और वहां अपने बच्चों के साथ रहने लगती है। और तभी वहां कालू कौवा आ जाता है। अरे, ये किसका घर है? पहले तो ये घर यहाँ पर नहीं था। वैसे घर तो बहुत ही मजबूत लग रहा है। अगर ये घर मुझे मिल जाए तो मुझे मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं। अरे, यहाँ पर कौन है? यहाँ पर किसने घर बनाया है? अरे कालू भाई, आप? क्या हुआ? अच्छा, तो तू है? क्या तुझे पता नहीं चिड़िया, ये पेड़ मेरा है। तू यहाँ पर घोंसला नहीं बना सकती। क्या कहा? ये पेड़ तुम्हारा है? लेकिन क्या तुम्हें पता नहीं, इस जंगल के पेड़ पौधों पर सभी पंछियों का हक है। चिड़िया, वो मुझे कुछ नहीं पता। चिड़िया, तू पहले मेरे घर से बाहर निकल। अरे, तुम कौन होते हो मुझे मेरे घर से बाहर निकालने वाले? चलो जाओ यहाँ से। ये कहकर रानू चिड़िया घर के अंदर चली जाती है। अच्छा चिड़िया, अब देख, ये घर तो मैं लेकर ही रहूंगा। ऐसा सोचकर कालू कौवा वहीं एक डाली पर छुप जाता है और एक दिन मौका देखकर चिड़िया के बच्चों को घर से बाहर निकाल देता है। अरे बच्चों, तुम दोनों बाहर क्या कर रहे हो? चलो अंदर जल्दी से। माँ, उस कालू अंकल ने हमें हमारे घर से बाहर निकाल दिया है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? एक तो मुझे अनाज भी नहीं मिला और यह मेरा घर भी कालू कौवे ने छीन लिया। बच्चों, तुम चिंता मत करो, चलो मेरे पीछे आओ। बारिश में भीगने की वजह से बच्चे ठंड से कपकपा रहे थे। हे ऊपर वाले, अब मैं क्या करूं? किससे जाकर मदद मांगूं? अरे चिड़िया रानी, क्या हुआ? फिर रानू चिड़िया इधर उधर देखती है। चिड़िया, मैं वही पेड़ हूँ जिसकी तुमने उस दिन मदद की थी। पेड़ भैया, लेकिन आप तो उस दिन बहुत सूख गए थे। हाँ चिड़िया, मैं तुम्हारी मदद से फिर से हरा भरा हो गया हूँ। लेकिन तुम्हें क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? फिर रानू चिड़िया उस पेड़ को सब बात बता देती है। अच्छा, तो ये बात है। अरे चिड़िया रानी, तो तुमने पहले मुझे क्यों नहीं बताया? रुको, मैं कुछ करता हूँ। और ऐसा कहकर पेड़ अपने जादू से एक सुंदर सा मिट्टी का घर बना देता है। ये देखो चिड़िया रानी, ये रहा तुम्हारा नया मिट्टी का घर। अरे वाह, ये घर तो बहुत सुंदर है।
रानू चिड़िया और उसके बच्चे घर को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पेड़ भाई, लेकिन बारिश की वजह से ये घर गल भी सकता है। नहीं नहीं चिड़िया रानी, ये एक जादुई मिट्टी का घर है। ये बारिश में नहीं गलेगा। ये घर धूप में ठंडा और ठंड में गर्म रहेगा। पेड़ भाई, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अरे चिड़िया रानी, तुमने तो मुझे मरने से बचाया था। ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। अब तुम जल्दी से अपने बच्चों को लेकर उस घर में चली जाओ, वरना तुम्हारे बच्चों को सर्दी लग जाएगी। और फिर रानू चिड़िया अपने बच्चों के साथ उस मिट्टी के घर में खुशी खुशी रहने लगती है। जंगल में बारिश का मौसम शुरू हो चुका था और उसी जंगल में रानू चिड़िया ने अभी अभी 2 अंडे दिए थे। वो अपने अंडों को बड़े ही प्यार से देखे ही जा रही थी। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें बड़े ही प्यार से संभालूंगी। अब बस तुम्हारे अंडों से बाहर आने का इंतजार है मुझे। तभी तेजी से बारिश शुरू हो जाती है और बारिश का पानी रानू चिड़िया के घोंसले में आने लगता है और उसके अंडे डूबने लगते हैं। अरे, ये क्या हुआ? बारिश का पानी तो मेरे घर में आ रहा है। मुझे मेरे अंडों को लेकर यहाँ से जल्दी ही निकलना होगा, वरना मेरे अंडे डूब जाएंगे। और रानू चिड़िया अपने अंडों को लेकर घोंसले से बाहर आ जाती है और बाहर एक पेड़ पर बैठ जाती है। हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्र है। अच्छा हुआ जो मैं समय रहते ही घोंसले से बाहर आ गई। लेकिन अभी मैं क्या करूं? बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। मुझे मेरे अंडों को एक सुरक्षित जगह पर ले जाना होगा। और रानू चिड़िया तेज बारिश में अपने अंडों को सुरक्षित रखने के लिए एक जगह की तलाश करने लगती है, लेकिन उसे कोई भी सुरक्षित जगह नहीं मिलती। यहाँ पर तो मुझे कहीं पर भी कोई सुरक्षित जगह नहीं दिख रही। मेरे अंडे तो बारिश में भीग रहे हैं। मुझे लगता है कि मुझे किसी पंछी से मदद मांगनी होगी। इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं है। और ऐसा सोचकर रानू चिड़िया अपने अंडों को लेकर बाकी पंछियों से मदद मांगने के लिए चली जाती है और वो गौरी कौवी के घर के बाहर आकर उसे पुकारने लगती है। दरवाजा खोलो गौरी बहन, दरवाजा खोलो। मुझे अपने घर के अंदर ले लो। मेरे अंडे भीग रहे हैं। मेरी मदद करो। रानू चिड़िया की आवाज सुनकर गौरी कौवी कहती है, अरे ओ चिड़िया, चली जा यहाँ से। मैं तुम्हारी मदद नहीं करने वाली। मुझे पता है कि तुम क्या करने आई हो। मैं दरवाजा नहीं खोलने वाली। जाओ यहाँ से गरीब चिड़िया। गौरी कौवी रानू चिड़िया की कोई मदद नहीं करती। फिर रानू चिड़िया कबूतर के घोंसले के बाहर आ जाती है और कहती है, मेरी मदद करो कबूतर भाई। मेरे अंडे बारिश में भीग रहे हैं। मुझे घर के अंदर आने दो। कबूतर रानू की आवाज सुनकर शांत हो जाता है और मन ही मन सोचने लगता है, शायद ये रानू चिड़िया ही है। पहले तो सभी की मदद करने के चक्कर में अपना घोंसला बनाना भूल जाती है और फिर बारिश में इधर उधर मदद मांगती फिरती है। मैं तो आज इसकी कोई मदद नहीं करूंगा। और ऐसे वो कबूतर भी रानू चिड़िया की कोई मदद नहीं करता और वो निराश होकर अपने अंडों से कहने लगती है, मेरे बच्चों, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही। तुम्हारी माँ एक गरीब चिड़िया है, इसीलिए हमारी कोई सहायता नहीं कर रहा। लेकिन कुछ भी करके मुझे मेरे अंडों को इस बारिश से बचाना ही होगा। कोई ना कोई पंछी मेरी मदद जरूर करेगा। फिर रानू चिड़िया चील के घर के बाहर आ जाती है और उसने भी 2 अंडे दिए थे। अंदर कौन है? मेरी मदद करो। मेरे अंडे बारिश में भीग रहे हैं। मुझे अपने घोंसले में ले लो। और फिर चील अपनी खिड़की से झांक कर देखती है कि रानू चिड़िया उससे मदद मांग रही है। अरे बाप रे, ये तो चिड़िया है, लेकिन ये मुझसे मदद क्यों मांग रही है? लगता है सच में मुसीबत में है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। और चील ज्यादा ना सोचकर अपने घर का दरवाजा खोल देती है और चिड़िया से कहती है, आओ, तुम अंदर आ जाओ, डरो मत। फिर रानू चिड़िया अपने अंडों को लेकर चील के घर के अंदर चली जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया चील जी, जो तुमने मुझ पर विश्वास करके मेरी मदद की। अगर तुम मेरी मदद नहीं करती
तो पता नहीं मेरे अंडों का क्या होता। कोई बात नहीं चिड़िया, आप अपने अंडों को मेरे अंडों के पास रख दीजिए, इससे आपके अंडों को गर्माहट मिलेगी। फिर रानू चिड़िया अपने अंडों को चील के अंडों के पास रख देती है और दोनों सो जाती हैं। चलो अच्छा हुआ, बारिश भी रुक गई है। और अब रानू चिड़िया सोचती है कि वो अपना नया घोंसला बना ले। तब वो चील से कहती है, सुनो चील जी, अब मैं चलती हूँ, मुझे मेरा नया घोंसला बनाना है। अरे चिड़िया, आप अपने अंडों को लेकर घोंसला कैसे बनाएंगी? मेरी मानो तो आप अपने अंडों को यहाँ रख दीजिए और अपना घोंसला बनाइए। जब आपका घोंसला बन जाएगा तब आप अपने अंडों को लेकर चली जाइएगा। इससे आपको परेशानी नहीं होगी और आपके अंडे भी सुरक्षित रहेंगे। और रानू चिड़िया चील की बात मान लेती है। ठीक है चील जी, हम एक काम करते हैं, जब तुम बाहर जाओगी तब मैं हमारे अंडों की सुरक्षा करूंगी और जब मैं बाहर जाऊं तो तुम हमारे अंडों की सुरक्षा करना। हाँ, ये तो बड़ा ही अच्छा उपाय है। और ऐसे समय बीतने लगता है और अब रानू चिड़िया और चील में अभी अच्छी दोस्ती हो गई थी। और कभी रानू चिड़िया चील के लिए दाना लेकर आती तो कभी चील रानू चिड़िया का घर बनाने के लिए उसकी मदद किया करती। लेकिन ये बात गौरी कौवी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि अब वो रानू चिड़िया को पहले की तरह परेशान भी नहीं कर सकती थी। और ये इन दोनों की दोस्ती तो दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है, मुझे कुछ करना होगा। एक दिन जब चील घर पर नहीं थी तो गौरी कौवी रानू चिड़िया से मिलने के लिए चील के घर आ जाती है। तब चिड़िया कहती है, अरे गौरी कौवी, तुम आओ, कैसे आना हुआ तुम्हारा? अरे छोटी चिड़िया, मैं तो तुम्हें सतर्क करने आई हूँ। गौरी कौवी, सतर्क? लेकिन किस बात के लिए? अरे चिड़िया, तुमने जिस चील से दोस्ती की है, देखना तुम्हारी ये दोस्ती तुम्हें एक दिन ले डूबेगी। लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रही हो गौरी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे तो पता ही था, तुम्हें तो कुछ समझ में आता ही नहीं। चिड़िया, अरे वो चील तो सिर्फ मीठी मीठी बातें करके तुम्हारे अंडों को खाना चाहती है और वो बाद में तुम्हें भी खा जाएगी, देख लेना। और ऐसे गौरी कौवी तो रानू चिड़िया को बहकाने लगती है, लेकिन रानू चिड़िया उसकी बातों में नहीं आती। नहीं गौरी, तुम गलत सोच रही हो, मुझे पूरा विश्वास है चील बहन मेरे अंडों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। अच्छा, तो तुझे इतना ही विश्वास है तो चिड़िया, रहो अपनी चील बहन के साथ, जब वो तेरे अंडे खा जाएगी तब आएगी तुझे अकल। ऐसा कहकर गौरी कौवी वहां से चली गई और चील उन दोनों की बातों को सुन लेती है और रानू चिड़िया से कहती है, रानू चिड़िया, तुमने आज मुझ पर विश्वास करके हमारी दोस्ती को और भी मजबूत बना दिया है। अब हम शिकारी पंछियों के भी दोस्त हो सकते हैं। चील बहन, तुमने मेरे बुरे समय में बहुत साथ दिया है और मेरे अंडों को भी बचाया है। अब कोई भी हमारी दोस्ती को नहीं तोड़ पाएगा। और इस तरह रानू चिड़िया चील के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। आज टूनी चिड़िया के घर खुशी का माहौल था, क्योंकि आज टूनी की बेटी की शादी थी। मीनू मौसी, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी पिंकी की शादी एक अमीर परिवार में जो होने वाली है। बेटी, चिड़ापंची स्वभाव का अच्छा होना चाहिए, जो हमारी पिंकी को हमेशा खुश रखे। हाँ मीनू मौसी, गौरी ने ये रिश्ता कराया है, बता रही थी। चिड़ापंची बहुत दयालु हैं और स्वभाव के तो बहुत ही अच्छे हैं। और क्या चाहिए मुझे? ऐसे बातें करते हुए दोनों घर के कामों में व्यस्त थी, क्योंकि बारात तो कुछ ही पलों में टूनी के घर पहुंचने ही वाली थी। पिंकी, आप तैयार हो गई हो, बारात किसी भी समय आती ही होगी। फिर पिंकी चिड़िया अपना चेहरा टूनी चिड़िया की तरफ करती है। टूनी चिड़िया तो अपनी बेटी को देखते ही रह जाती है, क्योंकि वो दुल्हन के रूप में बहुत ही सुंदर लग रही थी। टूनी चिड़िया उसे अपनी आंख से नजर का टीका लगाती है। मेरी बिटिया, ना जाने तू इतनी बड़ी क्यों हो गई, जो आज मुझे अकेला छोड़कर जाने ही वाली है। अरे टूनी बेटी, तू ये कैसी बातें करती है? तू भी तो मुझे छोड़कर आई थी। संसार की हर बेटी को
अपना घर छोड़कर जाना ही होता है। अरे रे, आप ये किन बातों में लग गई हो? बारात दरवाजे पे स्वागत के लिए खड़ी है। हाँ मीनू मौसी, जल्दी चलो। और हाँ पिंकी बेटी, जब तुम्हें बुलाया जाए तभी बाहर आना। वो सब जल्दी जल्दी बारात के स्वागत के लिए बाहर चले जाते हैं। पिंकी तो झट से दरवाजा बंद करती है और सोनू चिड़े को फोन लगाती है। देखिए सोनू जी, मेरी बारात दरवाजे पर खड़ी है और सब बहुत खुश हैं। मैं नहीं आ सकती, आप किसी दूसरी चिड़िया से शादी कर लेना। मेरा इंतजार ना करें, मैं अपनी मम्मा को छोड़कर नहीं आ सकती। पिंकी, ये तुम अचानक से कैसी बातें करने लगी? मैं यहाँ पास वाली नदी पर कब से इंतजार कर रहा हूँ। अगर तुम नहीं आई तो मैं ऐसी नदी में डूबकर अपनी जान दे दूंगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। मैंने तो फैसला किया था सोनू चिड़े से ही शादी करने का। अब बाकी सबकी खुशियों के लिए मैं मुकर तो नहीं सकती, मुझे जाना ही होगा। और ऐसा फैसला कर पिंकी खिड़की से भाग जाती है। वो जल्दी जल्दी उसी नदी के किनारे पर पहुंच जाती है और नाव में बैठकर जंगल छोड़कर अपने प्रेमी के साथ भाग जाती है। उसे तो अपनी मम्मा के दुख का अंदाजा भी नहीं था और टूनी चिड़िया तो बिल्कुल ही टूट चुकी थी। पिंकी बेटी, आप कहाँ चली गई? एक बार तो मेरी इज्जत के बारे में सोचा होता, तुम्हारी माँ पर क्या बीतेगी। और मैंने तो पिंकी से खुद पूछा था, आप ये शादी किसी जबरदस्ती से तो नहीं कर रही? मैं आपको पसंद तो हूँ ना? अब क्या मतलब इन सब बातों का? नाक तो वो हमारी भी कटा गई। सब मजाक उड़ाएंगे, इनकी बहू मंडप से भाग गई और अब आए हैं खाली डोली लेकर। ऐसे वो दोनों परिवार बहुत ही दुखी थे। तभी टूनी का पड़ोसी कालू कौवा बोलता है। देखे बहन जी, अब टूनी चिड़िया की नाक तो कट ही गई है, लेकिन तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा। मेरे दोस्त चिड़े की एक बेटी है जो शादी के लायक है और बेचारी थोड़ी काली है। तुम कहो तो मैं उसे बुला दूं? अरे कालू, आप जाएं और बुला कर लाएं। सावली है तो क्या हुआ, उस गोरी चिट्टी पिंकी की तरह नहीं जो अपना दूल्हा मंडप में छोड़कर भाग गई। गौरी, आप ठीक कहती हो, कम से कम बहू लेकर तो जाएंगे। खाली डोली ले जाने से तो बेहतर होगा। हम काले रंग की ही बहू ले जाएंगे। गोरे रंग की तो वो बेशरम पिंकी ही बहुत थी। और वहां पर मौजूद सभी पंछी पिंकी चिड़िया के बारे में भला बुरा बोल रहे थे। टूनी चिड़िया तो खामोश खड़ी थी, उसके पैरों में जान ही नहीं रही थी। सब पंछी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। पिंकी बेटी, आप तो मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ के गई। ये दिन मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन है। इससे अच्छा तो आप पैदा ही नहीं होते, आप मर ही जाती, या फिर मैं ही मर जाती। कम से कम ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। टूनी बेटी, संभालो अपने आप को। जो होना था वो तो हो गया। इस सब में तो तेरी कोई गलती नहीं। अब तू चल, कुछ दिनों के लिए मेरे साथ चल। अकेले तेरा मन नहीं लगेगा। और ऐसे मीनू मौसी उसे अपने जंगल ले जाती है। इधर 2 दिन के सफर के बाद पिंकी सोनू चिड़े के घर पर पहुंच जाती है। पिंकी, मेरा घर यही है, तुम्हें अच्छा तो लगा ना? घर तो घर होता है, फिर अच्छा लगने का क्या मतलब? बस घर में रहने वालों के बीच प्यार होना चाहिए। ऐसे बोलकर पिंकी घोंसले में बैठी ही थी कि तभी सोनू चिड़े की माँ घर के अंदर आ जाती है। सोनू उसे पिंकी के बारे में सब बता देता है। बेटे, क्या जाती है इस चिड़िया की? सोनू चिड़ा जैसे ही पिंकी चिड़िया की जाति बताता है, उसकी मम्मा तो आग बबूला हो जाती है और वो पिंकी को भला बुरा बोलने लगती है। तूने सोच भी कैसे लिया? मैं इस छोटी जाति वाली को अपने घर की बहू बनाऊंगी और तू अभी तक यहाँ रुकी है। चल मेरे घर से बाहर निकल जा। और सोनू चिड़ा तो खामोश खड़ा था। उसकी मम्मा पिंकी को बार बार बाहर निकलने का बोले ही जा रही थी। सोनू जी, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? हम तो शादी करने वाले हैं, अपनी मम्मा को बोलो ना। हाँ, तो अभी तक शादी की तो नहीं ना, करने ही वाले थे। अब मेरी मम्मा को तुम पसंद नहीं हो तो मैं अब क्या करूं? तुम अपने जंगल लौट जाओ। सोनू जी, मैं तुम्हारे लिए अपनी शादी छोड़कर आई और तुम मुझे अपने घर से भगा रहे हो। मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे क्या पता,
मेरे जाने तुम कहीं भी जाओ, लेकिन मेरा पीछा छोड़ दो। चली जाओ अब मेरे घर से। बेचारी पिंकी तो जीते जी मर जाती है। वो उसे घर से बाहर भी कर देते हैं। वो घंटों नदी पर अकेले खामोश बैठी थी और हारकर अपने जंगल जाने वाली नाव में बैठ जाती है और अपने घर आ जाती है। पिंकी, अब क्यों लौट कर आई हो? जाते जाते मुझे थोड़ा जहर क्यों नहीं दे गई? जो इतनी बदनामी के बाद मैं तुम्हें जिंदा ही ना मिलती। चली जाओ यहाँ से। माँ, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब तुम्हारे माफी मांगने से क्या होगा? जो इज्जत इस घर की जा चुकी है वो अब लौटकर कभी नहीं आएगी। कभी नहीं। पिंकी चिड़िया को क्या मालूम था, उसने शादी से भाग के वो गलती की थी जो माफी मांगने से कभी नहीं सुधर सकती थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, ऐसा कोई काम न करें जिससे आपके मम्मा पापा की नजर शर्म से नीचे झुक जाए। आपका धन्यवाद। रामपुर के जंगल में गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका था और सभी पंछी जंगल में आपस में बातें कर रहे थे। अब हम सबको कोई परेशानी नहीं है। अब हम सुकून से जिएंगे और खुले आसमान की सैर। और हाँ कबूतर भैया, भोजन खाने के बाद गर्मियों में झील का ठंडा ठंडा पानी पीने का अपना ही अलग मजा होता है। और हाँ, क्यों ना हम बड़े आम के पेड़ के पास जाएं और रसीले रसीले आम खाएं। लेकिन टूनी चिड़िया, जब मैं कुछ दिनों पहले वहां से गुजर रहा था तो मुझे पेड़ पर एक भी आम नहीं दिखा। मुझे नहीं लगता कि हमें वहां पर कोई आम खाने को मिलेगा भी। अरे कबूतर भैया, शायद तुमने ठीक से नहीं देखा होगा। चलो हम वहीं चलते हैं और खाते हैं। ऐसी बातें करके वो दोनों दोस्त बड़ी झील पर चले जाते हैं, परंतु पेड़ को देखकर वो दोनों चौंक जाते हैं, क्योंकि पेड़ पर तो एक भी आम नहीं था और दोनों उदास हो जाते हैं। देख लिया तुमने चिड़िया बहन, मैंने कहा था ना कि पेड़ पर एक भी आम नहीं लगा, परंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी। हाँ कबूतर भैया, आप सच कह रहे थे। इस पेड़ पर तो एक भी आम नहीं है। लेकिन कालू भैया, मैं तो आम खाने का बहुत इंतजार कर रही थी। क्या अब मुझे आम खाने को नहीं मिलेंगे? चिड़िया बहन, क्या हुआ? अगर इस पेड़ पर आम नहीं लगे तो हम दूसरे पेड़ के पास चलते हैं, उस पर आम जरूर लगे होंगे और तुम भी जी भरकर खाना और हम घर भी ले जाएंगे। और फिर वो दोनों दूसरे आम के पेड़ की तरफ चले जाते हैं और वहां जाकर देखते हैं। अरे, ये क्या टूनी चिड़िया, इस पेड़ पर तो आम नहीं लगे। अब हम आम कैसे खाएंगे? हमारी नजर में तो ये दो आम के पेड़ ही थे और इन पर भी आम नहीं लगे। लगता है इस बार गर्मी बिना आमों की ही बितानी पड़ेगी। अब चलो चिड़िया बहन, अब घर चलते हैं। कबूतर भाई, ऐसा नहीं होगा। हम आम तो खाकर ही रहेंगे। क्या टूनी बहन, आप क्या कोई जादू करना जानती हो जो हमारे सामने जादू से आम प्रकट कर दोगी? नहीं नहीं, मुझे कोई जादू करना नहीं आता। कबूतर भैया, आपको याद है ना, जब हम एक बार दूर के जंगल गए थे तो हमें एक छोटा सा आम का पौधा मिला था। अब तो वो पौधा बड़ा हो गया होगा और उस पर आम भी लग गए होंगे। हाँ हाँ चिड़िया बहन, मुझे अच्छे से याद है। भला मैं उस छोटे से पौधे को कैसे भूल सकता हूँ। आपने उसकी बहुत देखरेख करी थी। जब भी वहां से गुजरती थी तो उस नन्हे पौधे पर जरूर पानी दिया करती थी। मुझे सब याद है। तो बस कबूतर भैया, कल हम उसी पेड़ के पास जाएंगे और खूब सारी मीठी मीठी आम खाएंगे। और फिर वो दोनों दोस्त अपने अपने घरों को वापस लौट जाते हैं। और तभी कालू कौवे की पत्नी गौरी कौवी कालू से कहती है, कालू जी, पूरे जंगल में बस दो ही आम के पेड़ हैं और उन पर भी इस बार आम नहीं लगे। हाँ वो तो है, लेकिन गौरी जी, आप कहना क्या चाहती हो? आम तो हम इस पेड़ पर से ही खा लेंगे, फिर आपको कैसी चिंता? कालू जी, मैं बस इतना चाहती हूँ कि हम दोनों के सिवा कोई और पंछी इस पेड़ के आम ना खा सके। अरे गौरी जी, ये नहीं हो सकता। जैसे ही जंगल के पंछियों को इस पेड़ पर आम दिखेंगे तो वो इसी पर उड़कर आएंगे और उनको कौन रोक सकता है? सब रुकेंगे कालू जी, बस आप देखते जाओ। ऐसे कहकर गौरी कौवी कालू कौवे को उसी आम के पेड़ के पास ले जाती है जिस पर बहुत सारे आम लगे थे और उस पेड़ से कहती है,
ये सुन बे आम के पेड़, आज से तू हमारी हर बात मानेगा और हमारे सिवा किसी को भी अपने आम नहीं खाने देगा, और खासकर उस टूनी चिड़िया और उसके दोस्तों को। नहीं नहीं कौओ, मैं तुम दोनों की बात नहीं मानूंगा। मैं एक सच्चा और अच्छा आम का पेड़ हूँ और पंछियों को अपने आम देकर मुझे बहुत खुशी मिलती है। तेरी खुशी तो मैं अभी निकालती हूँ। जब यहाँ रहेगा ही नहीं तो फल किसे देगा तू? और कालू जी, अभी इस पेड़ को जड़ से काट फेंको, फिर पता चलेगा इसे। गौरी, आप यहीं पर रुको, मैं अभी घर से कुल्हाड़ी लेकर आता हूँ और एक बार में ही इसे जड़ से काट फेंकता हूँ। उन दोनों की ऐसी बातें सुनकर बेचारा आम का पेड़ डर जाता है और कहता है, नहीं नहीं कौओ, मुझे मत काटना। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। किसी और पंछी को अपने आम नहीं खाने दूंगा। बस आप मुझे मत काटना। और फिर कालू और गौरी को भी वहां से अपने घोंसले में आ जाते हैं। और अगली सुबह टूनी चिड़िया और कबूतर उसी पेड़ पर आम खाने के लिए जाते हैं। अरे वाह, देखो कबूतर भाई, इस पेड़ पर तो ढेर सारे आम लगे हुए हैं। चलो कबूतर भाई, आम खाते हैं। हाँ टूनी बहन, आम तो ढेर सारे लगी हैं। अब मैं जी भरकर आम खाऊंगा। फिर टूनी चिड़िया आम तोड़ती है कि तभी पेड़ को कालू और गौरी कौवी की बातें याद आ जाती हैं और वो जोर जोर से हिलकर उन दोनों को जमीन पर गिरा देता है। नहीं नहीं पंछियों, आप सब मेरे आम नहीं खा सकते। पेड़ जी, हमारे जंगल में एक भी आम नहीं लगा, तो हमें आप अपने आम खाने दें। हम बड़ी दूर से आपके पास आए हैं। नहीं नहीं चिड़िया, मैं किसी भी पंछी को अपने आम नहीं खाने दूंगा। पेड़ भाई, मैं वही चिड़िया हूँ जो आपको हर रोज नदी से पानी दिया करती थी। क्या आप इतनी जल्दी भूल गए? हाँ मुझे सब याद है, मैं कुछ नहीं भूला। थोड़ा सा पानी क्या दे दिया, तुम तो मुझ पर हुक्म जताओगी। बेचारा आम का पेड़ तो बहुत दुखी था, क्योंकि वो टूनी चिड़िया को आम खिलाना चाहता था, परंतु वो चुप रहता, क्योंकि कालू और गौरी कौवी ये सब छिपकर देख रहे थे। फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। तभी टूनी चिड़िया कबूतर से कहती है, कबूतर भाई, आप यहीं रुको, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। टूनी बहन, अभी तुम कहाँ जा रही हो? कबूतर भाई, मुझे कुछ अजीब लग रहा है, वरना वो पेड़ हमको आम देने से कभी मना नहीं करता। मैं वहीं जा रही हूँ। और ये बोलकर टूनी चिड़िया वापस से आम के पेड़ के पास चली जाती है और वो कालू और गौरी कौवी को पेड़ से बातें करते देखती है। वाह पेड़, बहुत अच्छे। तुमने अपना काम बखूबी किया। उस टूनी चिड़िया को यहाँ से भगाकर अब हम तुमको नहीं काटेंगे। अब टूनी चिड़िया के सब समझ में आ जाता है और फिर टूनी चिड़िया सभी पंछियों के घोंसले में जाकर उनको कालू और गौरी कौवी के कारनामे बताती है। अरे टूनी बहन, ये कालू और गौरी तो बहुत बुरे कौवे निकले। अब हम इन दोनों को नहीं छोड़ेंगे। और फिर सभी पंछी मिलकर गौरी कौवी और कालू कौवे को जंगल से बाहर कर देते हैं। निकल जाओ तुम दोनों यहाँ से। तुमने इस बेचारे पेड़ को कितना धमकाया कि उसने हमें आम देने से भी मना कर दिया, और इस आम के पेड़ पर जंगल के सारे पंछियों का अधिकार है। अब तुम दोनों निकल जाओ इस जंगल से। और फिर सभी पंछी उन दोनों को जंगल से बाहर कर देते हैं और उसके बाद सब पंछी मिलकर खुशी खुशी आम खाते हैं। दूर एक जंगल में कालू कौवा और उसका परिवार रहता था। एक दिन की बात है। एक दिन गौरी कौवी कालू कौवे से कहती है, कालू जी, मेरी बात सुनो, बहुत बुरी खबर है, जल्दी मेरी बात सुनो। अरे अरे गौरी जी, क्या हो गया? भाई कोई अच्छी खबर भी सुना दिया करो। हर समय तुम कोई ना कोई बुरी खबर ही सुनाती रहती हो। अब बताओ भी, क्या बात है? कालू जी, हमारा जग्गू कौवा बाहर खेल रहा था कि अचानक वहां पर चील आ गई और हमारे बेटे को पकड़कर ले गई। अब न जाने वो दुष्ट चील हमारे जग्गू कौवे के साथ क्या करेगी। तुम जल्दी करो और उस चील के घोंसले में जाओ और हमारे जग्गू कौवे को उस दुष्ट चील से बचाकर ले आओ। कहीं ऐसा ना हो कि वो जालिम चील हमारे जग्गू कौवे को मारकर खा ले। अब जाओ भी, तुम अभी भी बैठे मेरी बातें सुन रहे हो? जल्दी चलो, हम दोनों चलते हैं। अरे गौरी जी,
अब इस खूंखार चील से मैं अपने राजू कौवे को कैसे बचाऊंगा। गौरी जी, तुम यहीं रुको, मैं जाता हूँ और जालिम चील से बात करता हूँ कि वो हमारे बेटे को कोई भी नुकसान ना पहुँचाए। और यह कहकर कालू कौवा फौरन जालिम चील के पास चला जाता है और वह उससे जाकर कहता है, चील जी रुक जाओ, मेरे जग्गू कौवे को मत खाओ, मेरा एक ही तो ये इकलौता बेटा है। कालू कौवे, मेरा नाम जालिम चील है और मैं अपना शिकार ऐसे ही नहीं छोड़ देती हूँ। तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हारे जग्गू कौवे के साथ साथ तुम्हें भी मारकर खा जाऊंगी। अरे जालिम चील, मैं तुम्हें दो दो स्वादिष्ट चिड़िया के बच्चे लाकर दे दूंगा, तुम इन्हें खा लेना, लेकिन मेरे जग्गू कौवे को छोड़ दो। जालिम चील दो दो चिड़िया के बच्चों का सुनकर तो जालिम चील के मुंह में पानी आ जाता है और वो कालू कौवे से कहती है, ठीक है कौवे, तुम जल्दी जाओ और जाकर दो चिड़िया के बच्चों को लेकर आओ, तभी मैं तुम्हारे जग्गू कौवे को आजाद करूंगी। और जल्दी लेकर आना, वरना मैं इसे ही खा जाऊंगी। फिर कालू कौवा फौरन चिड़िया के दो बच्चों को ढूंढने के लिए निकल जाता है और जंगल में इधर उधर घूमने लगता है और एक पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। मैंने उस जालिम चील को बोल तो दिया कि मैं दो दो चिड़िया के बच्चे लाकर दूंगा, परंतु वो दो दो चिड़िया के बच्चे मैं कहाँ से लाकर दूंगा। तभी कालू कौवे की नजर सामने ही रानो चिड़िया के दो छोटे छोटे मासूम बच्चों पर पड़ती है और वो कहता है, अरे वाह, ये तो रानू चिड़िया के बच्चे हैं और ये अभी बहुत छोटे हैं, ना तो ये उड़ सकते हैं और ना ही ज्यादा आवाजें कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस समय रानू चिड़िया भी अपने घोंसले में नहीं है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। मैं जल्दी से जाता हूँ और इन दोनों बच्चों को जालिम चील के पास ले जाता हूँ। और फिर कालू कौवा फौरन रानू चिड़िया के घोंसले में आता है और पिंकी चिड़िया और गोलू चिड़ा को अपनी पीठ पर बिठाकर चील के पास ले जाता है और ये सब एक दूसरे पेड़ पर बैठा कबूतर भी देख रहा होता है और वो कहता है, ये कालू कौवा रानू चिड़िया के दोनों बच्चों को अपने साथ लेकर कहाँ जा रहा है। रानू चिड़िया तो अभी थोड़ी देर पहले ही भोजन ढूंढने के लिए गई है, जरूर कोई बात है। मैं फौरन रानू चिड़िया के पास जाता हूँ और रानू चिड़िया को ये बातें बताता हूँ। और यह कहकर कबूतर फौरन रानू चिड़िया के पास चला जाता है और उससे कहता है, अरे रानू चिड़िया मेरी बात सुनो। गोलू चिड़े और पिंकी चिड़िया को कालू कौवा अपनी पीठ पर बिठाकर कहीं ले गया है, जरूर कालू कौवा तुम्हारे दोनों बच्चों को लेकर चील के पास गया होगा। हाय रे, मैंने इस कालू कौवे का क्या बिगाड़ा है जो ये हर समय मेरे ही पीछे पड़ा रहता है। अब मैं क्या करूं? अगर वो कालू कौवा मेरे बच्चों को चील के पास लेकर गया तो वो चील मेरे बच्चों को नहीं छोड़ेगी। और कबूतर भाई, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, मैं जा रही हूँ। रानू चिड़िया, अगर तुम अकेली जाओगी तो वो चील तुम्हारे बच्चों के साथ साथ तुम्हें भी मारकर खा जाएगी। कबूतर भाई, मैं किसी चील से नहीं डरती हूँ और मुझे अभी अपने मासूम बच्चों की जान बचानी है। मैं जा रही हूँ अपने बच्चों को लेने। और फिर रानू चिड़िया उस जालिम चील के घोंसले की तरफ चली जाती है। अरे वाह कौवे, तुमने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया है, ये नन्हे नन्हे चिड़िया के बच्चे लाकर। अब बस मैं इन चिड़िया के बच्चों को खाने ही वाली हूँ, अब मजा आएगा। जालिम चील, तुम जल्दी से इन नन्हे नन्हे पंछियों को खा लो और मुझे और मेरे जग्गू कौवे की जान छोड़ दो और हमें जाने दो। जालिम चील उन दोनों नन्हे पंछियों को खाने ही जा रही होती है कि वहाँ पर रानू चिड़िया आ जाती है और गुस्से में कहती है, जालिम चील, मैं तुमसे नहीं डरती हूँ, बल्कि मैं तुम्हें और कालू कौवे को सबक सिखाने के लिए आई हूँ। अरे वाह, एक छोटी चिड़िया अब जालिम चील को सबक सिखाएगी, हा। जालिम चील, अगर तुमने अभी के अभी मेरे दोनों बच्चों को मुझे वापस नहीं लौटाया तो मैं तुम्हारे इस घोंसले को तोड़ दूंगी और कालू कौवे, मैं तुम्हारे जग्गू कौवे को भी मार डालूंगी। अरे चिड़िया, तुम बस भी करो, तुम गुस्से में क्या कुछ बोल रही हो। तुम जानती भी हो ना कि अगर तुम जालिम चील के करीब भी आई तो ये जालिम चील तुम्हें भी मारकर खा जाएगी, तुम तो दूर ही रहना। ऐसा कभी नहीं होगा कालू कौवे। और यह कहकर रानू चिड़िया वहां से चली जाती है
थोड़ी देर के बाद रानू चिड़िया एक जलती हुई मसाल लेकर जालिम चील के पास आती है और जालिम चील से कहती है, जालिम चील, तुम मेरे दोनों बच्चों को छोड़ दो, वरना मैं इस गुफा में आग लगा दूंगी और तुम इस आग में जलकर मर जाओगी। रानू चिड़िया, अगर तुम इस गुफा में आग लगा दोगी तो तुम्हारे बच्चे और तुम भी जलकर मर जाओगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कालू कौवे, अगर मैंने ऐसा ना किया तो जालिम चील तो मेरे दोनों बच्चों को खा ही जाएगी ना। इससे बेहतर तो यही है कि मैं इस गुफा में आग लगा दूं और मैं भी आग में जलकर मर जाती हूँ। चील जी, तुम इस चिड़िया की बातों पर यकीन मत करो। ये रानू चिड़िया झूठ कह रही है। ये कभी भी इस गुफा में आग नहीं लगाएगी। बस कालू कौवे का इतना ही कहते ही रानू चिड़िया फौरन से उस गुफा में आग लगा देती है और आग आहिस्ता आहिस्ता नीचे से ऊपर बढ़ती हुई आ रही थी और जालिम चील को तो आग से बहुत ज्यादा ही डर लगता था। इसीलिए जालिम चील फौरन वहां से भाग जाती है और कालू कौवा भी आग से डरकर ऐसे भागता है कि उसे ये भी याद नहीं रहता कि उस गुफा में उसका बेटा जग्गू कौवा भी है। आग तो धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। मुझे जल्दी से मेरे दोनों बच्चों को यहाँ से बचाकर ले जाना होगा। लेकिन ये कालू कौवे का बेटा जग्गू कौवा कितना मासूम है। मैं इस मासूम बच्चे को यहाँ पर छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। मुझे इन तीनों की जान बचाकर यहाँ से ले जाना होगा। परंतु मैं इन तीनों को एक साथ अपनी पीठ पर बिठाकर कैसे ले जाऊंगी? मुझे कुछ तो सोचना होगा। और रानू चिड़िया कुछ सोच रही होती है कि रानू चिड़िया को सामने एक टोकरी पड़ी हुई दिखती है और रानू चिड़िया फौरन उस टोकरी के पास जाती है और रानू चिड़िया उस टोकरी में तीनों बच्चों को बिठाकर वहां से ले जाती है। शुक्र है तीनों मासूम पंछियों की जान बच गई, वरना वो जालिम चील तो मेरे दोनों बच्चों को मारकर खा ही जाती। रानू चिड़िया, अब तुम जब भी भोजन जमा करने के लिए जाना तो मुझे बता देना। मैं तुम्हारे बच्चों का अच्छे से ख्याल रखूंगा और इनको अकेला छोड़कर तुम अब से कभी मत जाना। कबूतर भाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब चलो, मैं जल्दी जग्गू कौवे को लेकर कालू कौवे के पास चली जाती हूँ। बेचारी गौरी कौवी तो बहुत ज्यादा रो रही होगी। और इधर जब कालू कौवा अपने घोंसले में आता है तो उसे याद आता है कि जग्गू कौवे को तो वो उस जलती हुई आग में छोड़कर आ गया है। कालू जी, क्या हुआ? तुम तो अपने जग्गू कौवे को लेने के लिए गए थे ना? कहाँ है मेरा जग्गू कौवा? फिर कालू कौवा गौरी कौवी को सारी बात बताता है कि वो जग्गू कौवे को उस जलती हुई आग में छोड़कर आ गया है। कालू जी, ये आपने क्या किया? तुम अपने जग्गू कौवे को उस जलती हुई आग में कैसे छोड़कर आ सकते हो? गौरी जी, मैं बहुत ज्यादा डर गया था, इसलिए मैं जग्गू कौवे को वहाँ से लेकर आना भी भूल गया। अब तक तो मेरा जग्गू कौवा उस आग में जलकर मर गया होगा। कालू जी, अब बस बहुत हो गया। आज से मैं आपके पास नहीं रहूंगी। अब मैं जा रही हूँ अपने मायके। नहीं नहीं गौरी जी, अब तो जग्गू कौवा भी नहीं रहा और अब तुम भी मुझको छोड़कर चली जाओगी तो मैं किसके साथ रहूंगा? तुम मुझे छोड़कर मत जाओ गौरी जी। कालू कौवा और गौरी कौवी ऐसे बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर रानू चिड़िया जग्गू कौवे को लेकर आ जाती है। कालू कौवे, तुम मतलबी हो सकती हो, लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। मैंने अपने बच्चों के साथ साथ तुम्हारे जग्गू कौवे की भी जान बचा ली है। जग्गू कौवे को देखकर गौरी कौवी और कालू कौवा बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। रानू चिड़िया, रानू चिड़िया, मुझे माफ कर दो। मैं अपने बच्चे को बचाने के चक्कर में तुम्हारे दोनों बच्चों की बलि चढ़ा रहा था। मुझे माफ कर दो रानू चिड़िया। कोई बात नहीं कालू कौवे, लेकिन आज के बाद ऐसा कभी मत करना। और ये कहकर रानू चिड़िया वहां से उड़कर चली जाती है। टूनी की 4 बेटियां थी। टूनी के पति की इच्छा थी कि पांचवा उन्हें बेटा हो। देखते देखते अंडे से बच्चे के बाहर निकलने का समय आ गया। टूनी का पति, उसके बच्चे और उनकी सहेलियां लूसी कबूतर, हरियाली तोता और कालू कौवा भी बड़ी देर से बच्चे के बाहर निकलने का इंतजार कर रही थी। तब लूसी कबूतर ने कहा, हे भगवान, कम से कम इस बार इनकी इच्छा पूरी कर दो। इन पर अपनी कृपा बरसाओ।
एक बेटा दे दो। इस तरह सभी भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। इतने में अंडा फूटकर बाहर बच्चा निकला। वो भी लड़की थी। उसे देखकर वहां पर खड़े सभी उदास हो गए। अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रुक सकता। मैं इन 5 बेटियों की शादी का बोझ अपने कंधे पर नहीं ले सकता। मुझे ना ये पत्नी चाहिए और ना ही ये बेटियां। मैं जा रहा हूँ घर छोड़कर। ये आप कैसी बात कर रहे हो? मैंने तो मना ही किया था ना कि पांचवा बच्चा नहीं चाहिए। पर आप ही ने कहा था कि पांचवा लड़का हो सकता है। अब जब लड़की हो गई है तो तुम हम सबको छोड़कर चले जाना चाहते हो? यह कहाँ का न्याय है? हाँ जीजा जी, आप यह सही नहीं कर रहे हैं। इस तरह छोड़कर जाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। सुख हो या दुख, दोनों मिल बांट कर अपने बच्चों की परवरिश करो। अगर तुम्हारी इतनी ही इच्छा है तो तुम खुद ही कर लो, ठीक है? यह कहकर बड़े गुस्से में वहां से चला गया। भला इतने गुस्से में कहाँ चले जा रहे हो? सारी गलती खुद की रखकर इल्जाम उस पर डालकर कहाँ जा रहे हो? इतना कहने पर भी वो किसी की बात सुने बिना वहां से चला गया। टोनी रोते हुए बोली, हे भगवान, इस दिन का अंदाजा मुझे पहले से ही लग गया था। मैं जानती थी कि मेरे पति मुझे छोड़कर चले जाएंगे। भगवान, मैंने तुमसे कितनी प्रार्थना की थी, मेरी जिंदगी में ऐसा दिन मत लाना, पर तुमने मेरी एक ना मानी। जो मैं नहीं चाहती थी वही हुआ। दिल छोटा मत करो दोस्त, हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। तुम्हारे पति जरूर अपना मन बदलकर वापस लौटेंगे। यूं सभी उसे दिलासा देते हैं। दिन बीत रहे थे। एक दिन अपने बच्चों के खाने की तलाश में निकली टोनी शाम तक घर वापस नहीं लौटी। बच्चे भूख से तिलमिला रहे थे। माँ, भूख लगी है माँ, कहाँ हो तुम माँ? यूं वो माँ को आवाज दे रहे थे। पड़ोस के पंछियों ने उन्हें दाना देकर उनकी भूख मिटाई। शाम को घर लौटकर टोनी अपने बच्चों से बात किया करती थी। माँ, आप सुबह जाकर शाम तक घर वापस नहीं लौटी। हमें बहुत भूख लगती है। आस पड़ोस के पंछियाँ हमें कुछ खाना देते हैं। कभी देती हैं, कभी नहीं। तुम ऐसा क्यों करती हो? माँ, हमारे लिए जल्दी नहीं आ सकती? बच्चों, मैं तुम्हें क्या बताऊं? तुम तीनों की भूख मिटाने के लिए जानते भी हो मैं कितनी तकलीफ झेलती हूँ। मुझे दाना लाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, इसीलिए लौटने में देर हो जाती है। माँ की बात को भी बच्चे बड़े अच्छे से समझ गए थे। वो रात बीत गई। टोनी की सेहत खराब होने की वजह से वो बिस्तर से नहीं उठ पाई। उस दिन आस पड़ोस में कोई नहीं था। बच्चों की समझ में ना आया कि वो क्या करें। वे भी अपनी माँ के पास सो गए। बहुत समय के बाद माँ जाग गई। वो दुखी होकर अपने बच्चों से बोली, बच्चों, क्या हुआ तुम्हें? भूख नहीं लग रही? नहीं माँ, तुम सो जाओ, हमें भूख नहीं लगी। तुम मेरे बच्चे हो, मैं जानती हूँ तुम्हें कब भूख लगती है। जब घर पर नहीं होते तब तो ठीक है, पर घर पर रहकर भी अगर मैं भूख ना मिटाऊं तो कैसे होगा? यह सोचकर माँ बच्चों के लिए रोटियां बनाने लगी। रोटियां बनाकर उसने अपने बच्चों को परोसा, पर घर पर आटा इतना ही था जो बच्चों के लिए ही काफी हो जाता। उसने अपने बच्चों की भूख मिटाई। माँ ने केवल पानी से ही अपना पेट भर लिया और वो सो गई। बच्चे भी खाने के बाद आराम करने लगे। बच्चों ने आपस में बातें की। माँ ने अपने लिए इतना कुछ किया, पर वो बिना खाए ही सो गई। हमें माँ के लिए कुछ करना होगा, पर घर में कुछ भी नहीं है। इसीलिए तो मैंने पूरा खाना नहीं खाया और माँ के लिए बचा कर रखा। मैंने भी बचा कर रखा। हाँ, तुम दोनों ने ही नहीं, मैंने भी बचा कर रखा। पर हम ना खाकर माँ के लिए बचा कर रखेंगे तो माँ नहीं मानेगी। इसलिए हमें कुछ और करना होगा। तो हम रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करेंगे और माँ से कहेंगे कि घर पर आटा था पर तुमने ठीक से देखा नहीं। अगर माँ ने पूछा कि रोटी के टुकड़े क्यों किए हैं तो कहेंगे कि आप बीमार हो ना, आपको खाने में आसानी होगी, इसीलिए ऐसा किया। तुम हो तो बहुत छोटी, पर बहुत समझदारी वाली बात की तुमने। यह सोचकर
तीनों माँ के पास गए। माँ उठो ना माँ, माँ उठ जाओ। माँ नींद से जागी। यह तुमने कहाँ से लाया? उन तीनों ने वैसा जवाब दिया जैसा उन्होंने सोचकर रखा था। माँ उन रोटियों को खाते हुए रो रही थी। बच्चों, ये सब क्या है? हर सवाल का तुमने जवाब तो दे दिया, पर ये बात भूल गए कि अगर तुमने अभी रोटी बनाई होती तो ये गर्म होती। पर ये मेरी बनाई हुई रोटी है जो तुमने नहीं खाई, पर ये तो ठंडी है और मेरे लिए बचा कर रखा। इस पर बच्चों ने उसे कुछ भी नहीं कहा। माँ ने उन सब बच्चों को अपने गले से लगाया। भगवान, ऐसे प्यारे बच्चे देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह तकलीफों के साथ ही उनका जीवन बीत रहा था। उनकी तकलीफों को देखकर उनकी सहेलियां कहने लगी, टूनी की हालात बिल्कुल अच्छी नहीं है। हम सबको उसकी मदद करनी चाहिए। मुझे लगता है हमें उसके आसपास ही घोंसला बनाकर रहना चाहिए और उसकी सहायता करनी चाहिए। कालू कौवे की बात पर लूसी और हरियाली ने अपनी सहमति दी और टोनी के घर के पास में ही अपने घोंसले बना लिए। यह देखकर टोनी बहुत खुश हो गई। तुम सबके यहाँ आने से मैं बहुत खुश हूँ दोस्तों। वहाँ का मौसम कुछ ठीक नहीं था, इसलिए हम सब यहाँ आ गए। वैसे भी वो किराए का मकान था। यहाँ पर हमने अपना खुद के घोंसले बना लिए हैं और खुशी से रहना चाहते हैं। यूं ही दिन बीत रहे थे। वो तीनों पंछी हर बार कुछ ना कुछ टोनी के लिए लाया करते थे। टोनी खुद भी मेहनत करती और अपनी सहेलियों की भी मदद को स्वीकार कर अपने बच्चों की परवरिश कर रही थी। तुम सब मेरी मदद के लिए यहाँ तक आए, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। यह कहकर उसने खुशी के आंसू बहाए। टोनी के पति को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो अपने घर वापस लौटा। टूनी, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बड़ी गलती की। तुम सबको यहाँ अकेला छोड़कर मैं चला गया। तुम सबको छोड़कर जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि परिवार क्या होता है। मुझे माफ कर दो टूनी। टोनी ने अपने पति को माफ कर दिया। पिता के वापस लौटने पर बच्चे बहुत खुश हो गए और उसके गले लग गए। अपने सच्चे दोस्त, पति और बच्चों के साथ टोनी अब बहुत खुश रहने लगी। आपका धन्यवाद।